वॉशिंगटन को या खुद ट्रंप को फतह नहीं मिली, तो अब इकोनॉमिक डी डे का ऐलान किया गया। अमेरिका इसका मतलब बरह रास्त 150 ममालिक को यह धमकी दे रहा है कि अगर वो ईरान के साथ अपने मुआशी मामलात बढ़ाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दो बड़े मुल्क एलानिया तौर पर या गैर एलानिया तौर पर ईरान के साथ खड़े थे, वो अब भी ईरान के साथ खड़े हैं। इस वक्त ट्रंप जो है ना, वो फेस सेविंग चाह रहा है और फेस सेविंग ऐसे नहीं मिल रही। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बाईपास करते हुए चाइना अब आर्कटिक रीजन के जरिए से यूरोप की मंडी तक पहुंचना चाह रहा है, ताकि अमेरिका का जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर या सुएज कनाल के ऊपर माजी में भी रहा है या अब सूरत हाल है, उससे आज़ाद हो सके। तुर्किया ने बेंजामिन नेतन्याहू के रेड वारंट जारी करते हुए इंटरपोल से जो है वो एक अपील की है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ट्रंप और अमेरिका बिलखसूस हमें ईरान जंग के अंदर अब मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा नजर आ रहे हैं, और इसकी वाज़ेह अलामत इस बात से आया हो रही है कि जब मैदान जंग के अंदर अमेरिका को, वाइट हाउस को, वॉशिंगटन को या खुद ट्रंप को फतह नहीं मिली, तो अब इकोनॉमिक डी डे का ऐलान किया गया। यानी ऐसी मुआशी कदगन जिसका मकसद ये है कि ईरान को मजीद मुआशी दबाव में लाकर उसे झुकने पर मजबूर किया जाए। ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है, और इसके साथ ही अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान के साथ तिजारत करता है तो उस मुल्क के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करेगा। ये यकीनन एक सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि ये चुदराहट का वो स्टाइल है कि जिसके ज़रिए से अमेरिका दुनिया को ये बावर कराना चाहता है कि हमारी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। हालांकि अमेरिका ना तो दुनिया को मुफ्त में गंदम फराम करता है, ना ही दुनिया को मुफ्त तरीके से कोई माली मदद फराम करता है, और ना ही मुफ्त तरीके से असला फराम करते हैं। अगर हाँ ये सब कुछ करता है तो वो सिर्फ इसराइल के लिए करता है। अब जरा इदादो शुमार का जायज़ा लें तो ईरान के साथ कमोबेश 150 के करीब ममालिक बरह रास्त या बिलवास्ता तौर पर तिजारत से मुंसलिक है, और इसमें जो सबसे बड़ा है ट्रेड का पार्टनर वो चाइना है, और फिर इसी के साथ रशिया है। कुछ वस्ती एशिया की रियासतें हैं जो ईरान के साथ ट्रेड कर रही हैं, और इसमें ऑयल ट्रेड भी है और नॉन ऑयल ट्रेड भी है। अब बात यह है कि अमेरिका इसका मतलब बरह रास्त 150 ममालिक को ये धमकी दे रहा है कि अगर वो ईरान के साथ अपने मुआशी मामलात बढ़ाएंगे ट्रेड के एतबार से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आपको याद होगा जंग के शुरू में भी अमेरिका की तरफ से ये स्ट्रेटजी किसी हद तक अडॉप्ट की गई थी, लेकिन उस वक्त भी इस स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया। अब क्या हुआ है? अब दो बड़े ममालिक जो अमेरिका के बरह रास्त हरीफ हैं, उसमें एक चाइना है और दूसरा रशिया है। चाइना ने तो इकोनॉमिक डी डे का बिल्कुल ना सिर्फ इसको मुस्तरद कर दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि अमेरिका जो है वो बदमाशी के ज़रिए से किसी मुल्क को ये डायरेक्शन जारी नहीं कर सकता कि वो किस मुल्क के साथ अपनी ट्रेड पार्टनरशिप रखे और किसके साथ ना रखे। अच्छा, इसके साथ दूसरा मुल्क है रूस। रूस ने क्या किया है? रूस की जो सरकारी एजेंसी है ना, जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन रूस एटम कहते हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम ईरान के साथ अपने जो जोहरी तवानाई के मंसूबे हैं वो जारी रखेंगे। और चाइना ने भी यही ऐलान किया है कि हम जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल एक्सपोर्ट से मुतल्लिक हो, चाहे वो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट से मुतल्लिक हो, तो हम वो जारी रखेंगे, यानी किसी भी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेंगे। और रूस तो उससे भी एक स्टेप आगे गया है। रूस ने ये कहा है कि हम ईरान के अंदर जो जोहरी तवानाई के मंसूबे हैं उसमें अपनी पार्टनरशिप जारी रखेंगे। ये बू शहर के अंदर जब वहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुतल्लिक खबरें आई थी, तो उस वक्त भी रूस ने यही कहा था कि हम अपना जो क्लीन एनर्जी से मुतल्लिक या तवानाई से मुतल्लिक जो न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट्स हैं वो हम ईरान में ना तो ख़त्म करेंगे और ना ही उनको रोकेंगे। तो पहली बात तो ये वाज़ेह हो गई कि दो बड़े मुल्क जो इस पूरी जंग के अंदर
चाहे एलानिया तौर पर या गैर एलानिया तौर पर ईरान के साथ खड़े थे, वो अब भी ईरान के साथ खड़े हैं और ट्रंप की इकोनॉमिक डी डे पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। अच्छा, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगरचे इस पूरी जंग के ज़रिए से ईरान के ऊपर मौशी दबाव भी है। मैंने चंद दिन पहले भी कहा, बल्कि कल भी मैंने ये कहा था कि ईरान को इस पूरी वॉर के दौरान जो एस्टिमेट्स लगाए गए हैं, कोई 270 अरब डॉलर के करीब नुकसान हुआ है, और ये मुआशी नुकसान, और ये बहुत बड़ा मुआशी नुकसान है। फिर इसी तरह से जब ईरान के ऊपर वो पाबंदी ख़त्म की थी अमेरिका ने इब्तदाई MOU के तहत कि वो तेल फ़रोख्त कर सकता है, तो जब ईरान ने उस ऑयल को फ़रोख्त करना शुरू किया तो सिर्फ 18 दिन के अंदर ईरान ने 6 अरब डॉलर मालियत के जो सौदे हैं वो किए थे। यानी अपनी इनकम तेल के ज़रिए से उन्होंने हासिल की थी, अपनी आमदन में इजाफा किया। लेकिन 47 बरस से जो ईरान के ऊपर मौशी पाबंदियां हैं, और अब ये दोबारा से इकोनॉमिक डी डे का ऐलान करना, इससे ये वाज़ेह होता है कि ट्रंप और अमेरिका बौखलाहट का शिकार है। और ऐसी बौखलाहट का शिकार है कि अमेरिका जो खुद को सुपर पावर तस्वुर करता है और ये भी कहता है कि दुनिया उसको सुपर पावर तस्लीम करे, किस बुनियाद के ऊपर? एक तो खैर उसका इकोनॉमिक एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस हकीकत को कौन नज़रअंदाज कर सकता है कि खुद अमेरिका के ऊपर पहाड़ जैसा कर्जा है जो 400 खरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन अमेरिका कहता है कि मिलिट्री माइट मेरे पास है, तो हम उस मिलिट्री माइट की बुनियाद पर मुझे सुपर पावर तस्लीम किया जाए। और यही कुछ ईरान जंग के तनाजुर में हुआ है। अब इकोनॉमिक डी डे के ऊपर तो रशिया और चाइना का जो बिल्कुल वाज़े तौर पर ये ऐलान सामने आया है कि उन्होंने ना सिर्फ इसको मुस्तरद किया है, बल्कि ईरान के साथ अपनी ट्रेड पार्टनरशिप को जारी रखने का ऐलान भी किया है। अब ईरान ने जो सरकारी तौर पर, ख़ास तौर पर ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं डॉक्टर अब्बास अराग़ची और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जो बयान जारी किया, उसमें उन्होंने बिल्कुल दो टोक कहा कि मौशी पाबंदियों का जो बुनियादी हदफ और मकसद है वो ये है कि ईरान सर झुकाए, घुटने टेके अमेरिका के सामने। और मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर करूँगा कि दुनिया के बहुत सारे मुबस्सरीन और बहुत सारे ममालिक, और ख़ास तौर पर वो हुक्मरान तबकात और एलीट क्लास जो अमेरिका से बहुत ज़्यादा मरूब है, वो ये समझते हैं कि अमेरिका हैज़ एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, ये माजी में था, लेकिन अगर किसी जंग में अमेरिका तन तनहा दाखिल होगा तो अमेरिका को उस तरह से फतह नहीं मिल सकती, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान जंग के अंदर अमेरिका अपनी फतह का ऐलान नहीं कर पा रहा। 2-3 दफ़ा झूठी फतह का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया, लेकिन वो एक झूठी फतह का ऐलान था, उसका ईरान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर उस फतह के ऐलान के बाद खुद मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आके ट्रंप की जो टीम थी मुशीरों की, उनको आके बैठना पड़ा, अगरचे वो खुद ही मुआहदा करके पीछे हट गए। और ये आप ऐसे समझें, ये सिर्फ बददियानती नहीं है और ना ही ये अपने कहे हुए से पीछे हटना है, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी सियासियात के अंदर ये शिकस्त होती है कि आप अपने किए हुए मुआहदे से पीछे हट जाएं। ये ताकत का इजहार नहीं है। हाँ, ये ताकत का इजहार तब होता अगर ईरान जो है वो घुटने टेक देता, तो वहाँ पर तो आपको मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो रही है। अफ़गानिस्तान वॉर के अंदर, इराक वॉर के अंदर, लीबिया वॉर के अंदर, या मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के अंदर जब जब आपने मिलिट्री कैंपेन्स की, तो उसमें नेटो आपके साथ खड़ी थी, और उस ताकत की बुनियाद पर आपकी ताकत मल्टीप्लाई हुई, और आपने फिर दुनिया को ये बावर करा दिया कि हाँ, मिलिट्री माइट हमारे पास है। ठीक है, जदीद असला अमेरिका में तैयार होता है, वो मल्टीनेशनल कंपनियां तैयार करती हैं, वो असला कोई मुफ्त तो दुनिया को फ़रोख्त नहीं करती ना, वो असला एक भारी मालियत के इवज़ दुनिया के ममालिक को फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन अगर नेटो आपके साथ नहीं है, जिसका शिकवा और दुख आपको रहा, और आप नेटो कॉन्फ्रेंस से पहले और उसके बाद और उसके दौरान ये कहते रहे कि जब हमें मदद की ज़रूरत थी तो हमारी मदद के लिए नेटो नहीं आया, अब हम भी नेटो की मदद नहीं करेंगे, इससे बड़ी शिकस्त क्या हो सकती है दुनिया की सुपर पावर के लिए कि वो ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले उनके सदर की जानिब से पूरी दुनिया के सामने पेश किए जा रहे हैं या दोहराए जा रहे हैं कि जिसमें खुद शिकस्त का ऐलान किया जा रहा है कि हम तो अकेले नहीं लड़ सकते। ईरान ने तो किसी से मदद नहीं मांगी थी, ना सरकारी तौर पर और ना ही गैर सरकारी तौर पर। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम इस जंग में फंस गए हैं, हमें मुआशी मदद चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस जंग में फंस गए हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, हमें अद्वियात चाहिए, क्योंकि सारी मेडिसिन लोकली प्रोड्यूस होती है। सबसे बड़ा बहरान हमेशा
जब भी जंग होती है तो वो मेडिसिन का होता है। अमेरिका ने अस्पतालों को निशाना बनाया, सिविल आबादी को निशाना बनाया, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और अपनी बर्बरियत और जारियत और जुल्म का खुलेआम बल्कि सरेआम उसका इजहार किया। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने किससे मदद नहीं मांगी। अब इकोनॉमिक जो डी डे है ना, ये उसकी एक कंटिन्यूटी है, इसका भी ईरान के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, ये बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर होना चाहिए। इसलिए रशिया और चाइना ने ना सिर्फ इन पाबंदियों को मुस्तरद किया है, बल्कि अगर आप 150 ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो कि आप नहीं कर सकते, आपकी इतनी सख्त नहीं है कि आप 150 ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करें। चलो 150 ममालिक तो बहुत लंबी फहरिस्त है, आप सिर्फ एक मुल्क के खिलाफ कार्रवाई कर लें ना, चाइना के खिलाफ, तो पता चल जाएगा कि आपकी ताकत कितनी है। यकीनन इस वक्त ट्रंप जो है ना, वो फेस सेविंग चाह रहा है, और फेस सेविंग ऐसे नहीं मिलनी, धमकियों से नहीं मिलनी। ईरान की जो डेटरेंस पावर है, अगरचे उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी फौज को नुकसान पहुंचाया गया और उसके असले के जो ज़खायर थे उनको नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने किसी भी फोरम के ऊपर, चाहे वो मुज़ाकरात का फोरम हो, चाहे वो सिफारतकारी का फोरम हो, चाहे वो मिलिट्री माइट का फोरम हो, इस बात का इजहार नहीं किया कि हमारे पास कोई असला नहीं है या हम शिकस्त खाने वाले हैं। नहीं, कतन नहीं। और ये इट्सेल्फ जो है वो ईरान की डेटरेंस पावर का इजहार है। और अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज और मुश्किल यही है कि वो ईरान को सरेंडर कराने में कामयाब नहीं हो सका और अपनी फतह का ऐलान नहीं कर पा रहा। बड़े बड़े बहरी बेड़े समंदरों में दौड़ाने के बावजूद, बड़ी बड़ी फौजी एयर बेसिस या कैंप्स और फौजी अड्डों के इस्तेमाल के बावजूद, थॉट सिस्टम के बावजूद, आयरन डॉम सिस्टम के बावजूद, इसराइल की ताकत साथ होने के बावजूद, जो कुछ भी साथ साथ था वो सब कुछ ज़मीन बोस हो गया। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ट्रेड रूट्स के हवाले से। देखिए, दुनिया में हमेशा जो बड़ी एम्पायर्स होती हैं ना, वो ट्रेड रूट के ऊपर अपना कंट्रोल रखती हैं, या वो कब्ज़ा रखती हैं, या उनके ज़ेरे असर होता है। अब हुआ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और सुएज़ कैनाल, ये बड़े ट्रेड रूट कंसिडर किए जाते हैं, और अब से नहीं, ये सदियों से ट्रेड रूट हैं। अगर समंदरी तिजारत के हवाले से बात करें, जब से मैरीटाइम का कॉन्सेप्ट आया उस वक्त से लेकर अब तक, यानी गुज़िश्ता कमोबेश 400 बरस से ये चल रहा है। और इससे पहले ज़मीनी रास्ता था, जो एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट था, जिसको सिल्क रूट कहते थे, और वो सिल्क रूट के ज़रिए से तिजारत होती थी। अब रशिया ने ये एक तजवीज़ पेश किया और ऐलान किया है कि वो एक नया रेल प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। और वो जो नया रेल प्रोजेक्ट है ना, वो रशिया अकेले नहीं करेगा। उसके अंदर चाइना है, उसके अंदर इंडिया है, इसमें ईरान है, और इसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। ये मिलकर एक नया रेल प्रोजेक्ट करेंगे, और रेल के ज़रिए से वो एक ऐसा रूट डेवलप करेंगे कि जो न सिर्फ एशिया को बल्कि जो सेंट्रल एशिया है उसको आपस में मिलाएगा। और इस रेल नेटवर्क के ज़रिए से वो ऑयल की ट्रेड भी होगी, वो नॉन ऑयल की ट्रेड भी होगी, दीगर मसनूआत की चीज़ें भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजी जाएंगी। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये बाज़ाब्ता तजवीज़ रखी गई है, और इसका बुनियादी जो वजह है वो ये है कि पहले सुएज़ कैनाल के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे, और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अमरीकी इंटरवेंशन के ज़रिए से जो वहाँ पर तिजारती जहाज़ों को रोका जा रहा है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वो उसके ज़रिए से मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, और ख़ास तौर पर चाइना, रशिया और ईरान को एक बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें इंडिया भी शामिल है। और अब तो सूरत हाल ये है कि इंडिया जो रशिया से अपना ऑयल ख़रीदता है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 2.8 मिलियन बैरल ऑयल है। ये 2.8 मिलियन बैरल ऑयल जो है ना, वो इंडिया रशिया से ख़रीदता है, और रशिया के ज़रिए से वो ऑयल जब पहुंचता है तो उसमें उनको चैलेंजेस का सामना होता है। यकीनन मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, समुद्री रास्तों के हवाले से मसाइल हैं। अब इसलिए वो ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फिजिबिलिटी बना रहे हैं कि एक ऐसा जो रेल का नेटवर्क है वो तामीर किया जाए, जिसके ज़रिए से जो मुतबादिल यानी ऑल्टरनेट तिजारती रूट है उसको इफ़ेक्टिव भी बनाया जाए और उसको एक्टिवेट भी किया जाए। और यकीनन ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, और ये रूट जो है वो बराह रास्त
अमरीकी असर रसूख से बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि अमेरिका जो है उसकी पॉलिसी रही है गुज़िश्ता 70-80 बरस से कि वो दाखिली तौर पर ममालिक के अंदर इंतशार पैदा करता है और उन ममालिक को डिस्टेबलाइज़ करता है, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके उनको मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाने की पॉलिसियाँ नाफिज करता है और उसके लिए सहूलतकारी CIA भी करती है और मकामी फोर्सेस भी करती हैं, या ऐसे ग्रोह तश्कील दे दिए जाते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं और अमेरिका उनकी पुश्त पनाही करके उनको अदम इस्तेहकाम से दो चार करता है। अब जो ये वाला मामला है, अब रशिया, क्योंकि इसके अंदर 3 बड़े मुल्क पार्टनर हैं, एक उसमें चाइना है, रशिया है और इंडिया है, और अगर ये रेल का ऑल्टरनेट रूट बन जाता है तो यकीनन जो तिजारत को नुकसान पहुंचाने की अमेरिका कोशिश करता रहता है और अपनी बालादस्ती को कायम रखने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुतल्लिक भी आपको याद होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पहले ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हम कंट्रोल हासिल करेंगे, नेटो हमारी मदद करे। नेटो ने इनकार कर दिया, यूरोपीय ममालिक ने भी इनकार कर दिया, उसके लिए बरतानिया के वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी गई। लेकिन फिर कहा जी अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना हम यहाँ से कोई अपना माल बेचते हैं और ना ही कोई माल ख़रीदते हैं, इसलिए ये रूट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर उसके बाद दोबारा से वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर आकर वो कंट्रोल करने की कोशिश की और जहाज़ों की जो रवानी थी उसको मुतासिर किया, और यकीनन इसका बरह रास्त नुकसान मुल्कों की, मुख्तलिफ ममालिक की इकॉनमीज़ को भी हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को भी हुआ। तो इसलिए ये जो अल्टरनेट रूट्स ट्रेड के सामने आ रहे हैं, जिसमें मैंने कल भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास करते हुए चाइना अब आर्कटिक रीजन के ज़रिए से, जिसको अब आर्कटिक सिल्क रूट का नाम दिया जा रहा है, उसके ज़रिए से यूरोप की मंडी तक पहुंचना चाह रहा है, ताकि अमेरिका का असर रसूख जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर या सुएज़ कनाल के ऊपर माजी में भी रहा है या अब सूरत हाल है, वो उससे आज़ाद हो सके। अच्छा, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका मशरिक़ वुस्ता के अंदर जिन ममालिक को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, अपेरेंटली तो ये लगता है कि अमेरिका अपनी सिक्योरिटी की छतरी को मजबूत रखना चाहता है, लेकिन पसे पुश सिर्फ एक ही मकसद है, वो इसराइल है। इसराइल को बतौर रियासत तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना और उसकी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, जिनका मुद्दा यही रहा है गुज़िश्ता 30-35 बरस से कि वो कभी ईरान का खौफ बेचते हैं, कभी वो फ़लस्तीन का खौफ बेचते हैं, कभी गाज़ा से मुतल्लिक वो करते हैं, और पूरे खित्ते को उधेड़ कर रख दिया। अब जो एक पेशरफ्त आज हुई है, अगरचे वो ठीक है एक सरकारी सतह पर है, लेकिन बहरहाल है, क्योंकि तुर्किया से मुतल्लिक तो ये राय पाई जाती है कि तुर्किया अंदर खाते वो इसराइल के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। लेकिन अब ये हुआ है कि तुर्किया ने बेंजामिन नेतन्याहू के रेड वारंट जारी करते हुए इंटरपोल से जो है वो एक अपील की है कि इंटरपोल जो है वो नेतन्याहू की गिरफ्तारी करे। क्यों गिरफ्तारी करे? वो इसलिए गिरफ्तारी करे कि जो गज़ा के लिए इमदादी फ्लोटीला वहाँ भेजा जा रहा था तुर्किया की जानिब से, उसके ऊपर इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने अटैक किया और हमला किया, और इसी रद्द अमल में जो है वो इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो वारंट जारी किए गए। अब ज़ाहिर बात है, इससे पहले भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कार्रवाई का ऐलान किया था, तो उसका आपको याद होगा क्या असर हुआ था? उसका असर ये हुआ था कि आपके अमेरिका के जो वज़ीर जंग हैं, जो वैसे तो बुनियादी तौर पर एंकर थे और उनकी लॉटरी निकल आई कि ट्रंप ने उनके ऊपर हाथ रखा और वो वज़ीर जंग बन गए, और जब वज़ीर जंग बने तो उन्होंने सबसे पहले डिपार्टमेंट का नाम तब्दील करके अपनी तख्ती लगाई, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखा। पीट हेग्सेट ने कहा था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये एजेंडे के तहत काम करती है। खुद जेडी वेंस ने ये कहा कि इसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेंजामिन नेतन्याहू के वारंट जारी करती है, उसको गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाती है और उसके जो सारे अज़ाइम हैं, जंगी अज़ाइम, इंसानों के ख़िलाफ़ जराइम, उसके ऊपर सज़ा सुनाती है, तो वो कोर्ट ही इस सिरे से गलत है। यानी अमेरिका खुद अपने बनाए हुए इंटरनेशनल ऑर्डर को ना सिर्फ सबोताज कर रहा है, बल्कि नेतन्याहू को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए दुनिया को भी दांव पर लगाया हुआ है। और इसका इससे कोई कतन ताल्लुक़ नहीं है कि प्रेसिडेंट रिपब्लिकन का है, प्रेसिडेंट डेमोक्रेट्स का है, दोनों में से जिस मर्जी पार्टी का है, उनका हदफ सिर्फ एक ही होता है कि इसराइल को बतौर रियासत कैसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। तारीख़ में तो ये है ना
कि बेल्फोर डिक्लेरेशन के ज़रिए से इसराइल की रियासत को वजूद में लाया गया था और उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर ने और फ्रांसीसी एम्पायर ने मिलकर ये फ़ैसला किया था। लेकिन बरतानिया के और फ्रांस के इन फैसलों को आज भी अमेरिका अलल ऐलान शेल्टर फराहम कर रहा है, और ये शेल्टर इसलिए फराहम कर रहा है कि अमेरिका के अंदर कांग्रेस के इलेक्शन हों, कांग्रेसमैन हों या अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हों, वहाँ पर जो ज्यूश लॉबीज़ हैं वो उनको फंडिंग देती हैं। फिर अमेरिकी बैंक्स जो हैं वो ज्यूश चलाते हैं, फिर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर ज्यूश का कंट्रोल है, तो वो उस कंट्रोल के ज़रिए से अमेरिकी हुकूमतों के ऊपर दबाव डालती हैं। लेकिन अमेरिका जो खुद को एक बड़ा थानेदार समझता रहा है ईरान जंग से पहले, अब उसकी थानेदारी चैलेंज हो चुकी है, क्योंकि वो जिस मुल्क के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है, नेटो के तमाम रुकन ममालिक के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, उसको कुछ नहीं मिला। चाइना के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, 17 मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओज़ को उठाकर ट्रंप बीजिंग लाया, वहाँ से उसको कुछ नहीं मिला। अब जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी अमेरिका को कुछ मिलता है या नहीं मिलता है ये भी वाज़ेह हो जाएगा। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अब दुनिया अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर के नीचे नहीं रहेगी, इससे आज़ादी मिलने वाली है, छुटकारा मिलने वाला है, और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है उसी के ज़रिए से ही दुनिया आगे बढ़ेगी। ग्लोबल साउथ के ममालिक जो गुज़िश्ता एक सदी से ख़ास तौर पर वो ग्लोबल नॉर्थ के ममालिक के लिए सिर्फ़ बतौर ख़ाम माल, सिर्फ़ बतौर सारिफ़ और सिर्फ़ बतौर सहूलतकार काम कर रहे हैं, उससे भी निजात मिलेगी। और ये ग्लोबल साउथ के अंदर एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा, और ये पैराडाइम शिफ्ट कोई बहुत दूर नहीं है, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि दुनिया से वो साम्राज्यत, वो इस्तेमारियत, उसका ख़ात्मा होगा। उन मल्टीनेशनल कंपनियों की अजारादारी और जुल्म और बर्बरियत से निजात मिलेगी जिसका शिकार इंसानियत गुज़िश्ता कई दहाइयों से है। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।